गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे वितान, और वितान का जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत बूंदे, बूंदे होती है, पानी की बूंद होती है सिर्फ बूंदे, और रजत होती है चांदी, अर्थात चांदी तो नहीं है लेकिन चांदी के समान ही वो बूंदी मानी जाती है। जो यहाँ पर पानी को जिस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित बनाया जाता है, तो उसको रजत बूंदे कहा गया है, राजस्थान की रजत बूंदे। और इस पार्ट को लिखा है अनुपम मिश्र ने। मिश्र जी अच्छे राइटर है, पर्यावरण पर बहुत लिखते हैं, काफी लिखा उन्होंने पर्यावरण पर, तो थोड़ा सा उनका परिचय जान लेते हैं। जिनका जन्म 1948 को वर्धा, वर्धा है महाराष्ट्र के अंदर में, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब, अर्थात पर्यावरण पर बहुत कुछ लिखा ज्यादा लिखा है, तो आज भी खरे हैं तालाब लेखन, जिसमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान के रजत बूंदे, जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कुई बनाई जाती है, कुई खोदी जाती है, बड़ी मेहनत का काम है, तो विशेष चर्चित है, काफी लोगों ने चर्चित किया है, काफी अच्छे पाठ है। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई है, अर्थात पर्यावरण के प्रति जो देश में आज जो चल रहा है और किस तरह से हमको पर्यावरण के प्रति सावधान रहना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए, पर्यावरण के लिए क्या काम करना चाहिए, ये आदि बातें जो है उन्होंने चलाई है। सन 1977 में से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण से संबंध रहे हैं, तो ये इनका परिचय है, थोड़ा सा परिचय है, और पाठ है जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, ये पढ़ेंगे। अनुपम मिश्र जी का जो लेसन है, पाठ है, इसको पढ़ेंगे ना। शुरू करते हैं कि राजस्थान की जो बूंदे हैं वो किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, किस तरह से उनको पानी इकट्ठा करने के लिए किस तरह से कुएं बनाई जाती है, उसका वर्णन है। कुएं और कुएं का मतलब जानते हो, कुएं तो हो गया क्या नाम से पुल्लिंग, और कुई हो गया स्त्रीलिंग। कुई थोड़ी छोटी होती है, सरपीली पतली होती है, लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई कम होती है, व्यास थोड़ा दोनों का व्यास में अंतर होता है। कुआं चौड़ा होता है, कुआं देखा होगा आपने कई बार, और कुई जो होती है वो छोटी होती है, पतली होती है, उसका व्यास जो है उसका गहरा है, वो छोटा होता है, तो ये अंतर है। लेकिन लंबाई में कोई अंतर नहीं है, लंबाई जहां तक खड़िया पट्टी आती है वहां तक क्या नाम से कोई खुदी जाती है, ये है। तो इस तरह का पाठ हम पढ़ते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। सीने पसीने से में तरबतर, जो कुई खोदता है, चेलवान जिसको बोलते हैं, चेलवान जी भी कह सकते हैं, चिजारो भी कहते हैं इसको। मैं तरबतर चेलवान जी कुई के भीतर काम कर रहे हैं, अर्थात एक व्यक्ति खोदता है कुई को, है ना, और वो एक व्यक्ति क्या नाम से जो अपने औजार रखता है और उन औजारों से धीरे धीरे बैठा बैठा आसपास खोदता रहता है, काम कर रहे हैं, अर्थात कोई का काम शुरू हो गया है। चेलवान जी इसको बोला जाता है, चेलवान जी, कोई कूदने वाले व्यक्ति को चेलवान जी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। पसीने में तरफ तरफ जब अंदर जाएगा तो पसीना आएगा ही, हवा तो आती नहीं वहां पर किस तरह की, तो उस पसीने में तरबतर हो रहा है और अपना काम कर रहा है, काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो सकती है। कितना खोद दिया उन्होंने अंदर? 30-35 साल अंदर जो हाथ है ये लगभग वो खोद चुके हैं और खोदे जा रहे हैं। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी, निश्चित स्वाभाविक है कि जैसे जैसे अंदर व्यक्ति जाएगा हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन की भी कमी आ जाएगी, पर्यावरण जो हवा है वो ऊपर निकल जाएगी, तो अंदर गर्मी रहेगी, तो पसीने में तरबतर हो रहे हो। कुई का व्यास, कुई का जो घेरा है बहुत ही सकरा है, बहुत ही छोटा है, व्यास जो है जिसको बोलते हैं वो बहुत ही छोटा होता है। उखड़ू, उखड़ू बैठ करना, उखड़ू बैठना मतलब पैरों के बल पर वो बैठते हैं, उखड़ू, पंजे के बल घुटने के टेक करके बैठते हैं, मोड़ के बैठते हैं, उसके अंदर उसको बोलते हैं उखड़ू बैठना। पंजे के बल पैरों के बैठते हैं और अपने जो घुटने हैं उन घुटनों को मोड़ करके और बैठते सभी बैठते हैं, तो उस तरह से वो काम कर रहे हैं। चेलवान जी अपनी कुई खोद रहे हैं, अर्थात व्यास छोटा है,
पर घेरा छोटा है, सकरा है। चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक बूंद की दूरी पर मिट्टी है, अर्थात हाथ की दूरी पर है ना, एक हाथ इधर से एक हाथ इधर से, इतना गहरा है बस, इतनी दूरी है बनी हुई है, जिस पर न अच्छे से खड़ा हो सकता है आदमी, न अच्छे से पावड़ा चला सकता है, न अच्छे से कोई कुछ खोद सकता है, इसलिए वो बैठे बैठे ही क्या नाम से खोद रहे हैं। पीठ और छाती, पीठ मतलब पिछला जो हिस्सा है और छाती मतलब अगला हिस्सा है, से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, अर्थात एक एक हाथ की दूरी पर वो मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, अर्थात अगर कुई खोदेंगे तो उस कुई को फावड़े या कुल्हाड़ी से हम जैसे खोदते हैं काम करते हैं, खड़े होकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा संभव नहीं है, उससे खड़े होकर के आप आराम से खोद नहीं सकते हैं। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही, बसोली छोटी होती है ना, चंडासी होती है बसोली, और क्या नाम से एक लोहे का होता है, उससे खोदी जाती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, अर्थात जैसे बड़ा फावड़ा बड़ा होता है, फावड़े बड़ा वो क्या नाम से उसका मासा लगता है, और फावड़े से हम काम करते हैं, लेकिन वो छोटा डंडा होता है, और छोटे डंडे के आगे एक तीखा सा एक औजार होता है, क्या नाम से, इससे हम खोदते रहते हैं। तो बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, अर्थात बसोली बहुत छोटी चीज होती है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का, अर्थात जो हाथ में पकड़ने का जो होता है, फावड़े में तो क्या नाम लोहे लकड़ी का भी लगा लेते हैं, और बहुत से लोग लोहा भी लगा लेते हैं। तो यहाँ जो बसोली है वो उसका जो हत्ता है, जो हाथ से जो पकड़ने का है, वो क्या नाम से वो लोहे का है, और जो आगे का हिस्सा है उसका जो फल है वो भी तीखा है, वो भी क्या नाम से लोहे का है। तो अच्छा फल वाला वो है क्या नाम से बसोली है, उससे धीरे धीरे खोदे जा रहे हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा, अर्थात जब काम मेहनती है, धीरे धीरे खोदेंगे, हवा कहाँ से आएगी, हवा तो ऊपर से आएगी, लेकिन जब व्यास छोटा है, गहरा वो क्या नाम नहीं है, तो वहां पर अंदर तक हवा जाने की भी परेशानी रहेगी, तो उसका असर तो दिखाई देगा ही देगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, अर्थात जो ऊपर लोग देखते रहते हैं, ऊपर खड़े लोग उसको निरीक्षण करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी फेंकते हैं। फेंकने से क्या होता है, जो उसकी हवा लगती है, उस हवा से तेलवंजी को हवा मिलती है, अर्थात वो ठंडी हवा मिलती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बीच बीच में फेंकते रहते हो ना। अर्थात गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग जो आसपास देखते रहते हैं उसको, कोई काम को, वो लोग वहां पर उसमें मिट्टी फेंकते हैं, इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकाती है, अर्थात जब मिट्टी जाएगी तो मिट्टी के साथ में जो फेंकेंगे तो ऊपर की जो अच्छी ताजी हवा है वो क्या नाम से चेलवांजी तक जाती है, चेलवांजी को उससे हवा मिलती है। और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर उठती है, अर्थात जो गहरी अंदर जो नीचे जहाँ पर तेलवान जी काम कर रहे हैं वहां पर गर्म हवा है, वो गर्म हवा ऊपर के दबाव से जो फेंकेंगे नीचे जाएगी, ऊपर वाली हवा नीचे जाएगी, और नीचे वाली जो गर्म हवा ऊपर बाहर आएगी। दम को घोटने वाली होती है, वास्तव में अगर मान लो वहां का कुछ है तो है नहीं, साधन तो है नहीं हवा का, इसलिए दम वाली हवा है, वो बड़ी खतरनाक हवा होती है, गर्मी होती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सर पर लग सकते हैं, जरूरी है, अर्थात जो फेंकेंगे तो पत्थर फेंकेंगे या कुछ सॉरी वो मिट्टी फेंकेंगे, ऊपर से कंकर फेंकेंगे तो चेलवान जी के सर पर लग सकती है, संभावना है पूरी लगने की, क्योंकि ज्यादा जगह तो है नहीं वहां पर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, बीच में चेलवान जी बैठे हैं, एक हाथ की जगह है, बीच में चेलवान जी को लग सकती है, तो क्या करते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसा होता है पदार्थ होता है, जैसे तांबा होता है ना, तांबा या पीतल होती है, या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है, अर्थात टोपी होती है। ये देखो आप इसमें किताब में दिखा रखा है फोटो, काम कर रहे हैं क्या नाम से चेलवान जी, और उसको खोद रहे हैं, और खोदने के साथ साथ उन्होंने टोपा भी लगा रखा है, हाँ टोपा देख सकते हैं आप, पीतल का भी हो सकता है ये टोपा क्या नाम से कांसे का भी हो सकता है, कांसा भी कोई पदार्थ होता है उसका भी हो सकता है, तो ये उन्होंने लगा रखा है।
नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। जब खुदाई करेंगे तो मिट्टी मारेगी, मिट्टी इकट्ठी होगी, खुदाई करते करते मिट्टी जम जाएगी, मिट्टी जम जाएगी तो वहां इकट्ठी हो जाएगी, तो उसको क्या नाम से ऊपर से रस्सी से एक क्या नाम से डोल या बाल्टी उतारी जाती है उस मिट्टी को भरने के लिए। ऊपर से बाल्टी नीचे भेजते हैं रस्सी के सहारे, और उस बाल्टी में क्या नाम से चेलवान जी वहां जो आसपास जो मिट्टी इकट्ठी होती है उस मिट्टी को भर देते हैं, उस मिट्टी को वहां पर उसमें बाल्टी में जमा करते हैं। फिर क्या नाम से उस बाल्टी को ऊपर के लोग खींच लेते हैं, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। चेलवान जी जो काम कर रहे हैं, चेलवान जी चेजारो जिसको बोलते हैं, वो क्या नाम से उस मिट्टी को इकट्ठा करके, वो जैसे जैसे मिट्टी इकट्ठी होती है, जैसे मिट्टी खोदी जाती है वैसे वैसे इकट्ठी होती है, इकट्ठी हुई मिट्टी को बाल्टी में भर के देते हैं। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ नीचे गिर सकते हैं, तो इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाया करता है, बचाएगा। तथा जो टोप लगा रखी है वो टोप उनका एक तरह हेलमेट होता है, जैसे हमारे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट हमारे सिर की रक्षा करता है, उसी प्रकार से जो टोपी है उनके सर की रक्षा करती है। सर में अगर पत्थर लग जाए, ज्यादा लग जाए, ब्रेन हेमरेज जाए, मर सकता है आदमी, तो इसलिए वो टोप हेलमेट का काम करता है। हेलमेट की तरह पहन रखा होता है, जब बाल्टी ऊपर खींचेंगे उसमें से पत्थर गिर गया है, खुदा न खास्ता है, चेलवान जी की सिर के ऊपर गिर गया, लग गई, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो टोपी उनकी इस प्रकार से रक्षा करती, बचाती है उनको। चेलवांजी यानी चेजारो, अर्थात चेलवांजी जो काम करते हैं वहां पर, उस काम करने वाले को चेजारो भी कहा जा सकता है। चेजारो, चेलवांजी कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दस्तम लोग, अर्थात इस तरह के जो निष्णांत लोग हैं, इस तरह के जो काम करते हैं, इस तरह के जिन लोगों को हुनर है काम करने का, कुई खोदने का, उनको क्या नाम से चेलवांजी भी कहा जा सकता है, और उन लोगों को क्या नाम से चेजारो भी कहा जा सकता है। कहा इसके अंदर चेलवांजी यानी चेजारो है, कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले, चिनाई मतलब चुनना, चिनाई मतलब चुनाई बनाना, चुनना करने वाले को ये दक्षतम लोग हैं। ये विशेष प्रकार के ही लोग होते हैं जो इस काम को जानते हैं, लोग इनको बुलाते हैं। यह काम चेजा कहलाता है, जो इस काम को करता है वो काम चेजा कहलाया जाता है। चेजा, चेजा, चेजारो, चेलवांजी है। चेलवांजी तो काम करने वाला, चेजारो भी काम करने वाला, और जो इस तरह का काम करते हैं, कुई खोदते हैं, उनको चेजा कहा जा सकता है। क्या काम चल रहा है भाई तुम्हारे? अरे साहब चेजा शुरू कर रखा है, कोई भी कहेंगे क्या, कोई खोदी जा रही है, क्या काम हो रहा है? चेजा हो रहा है, चेजारो जो है, चेजारो है, चेलवांजी है, वो चेजा कर रहे हैं, अर्थात कुई खोद रहे हैं। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है, स्पेशल ढांचा होता है, छोटा होता है, छोटा उसका व्यास होता है, लंबाई उसकी कम तो जितनी हो सकती है, लेकिन उसका जो व्यास है, उसका जो गहरा है, आसपास की जो सीमा है वो छोटी होती है, साधारण काम नहीं है, ढांचा नहीं। कुई यानी बहुत ही छोटा कुआं, बहुत ही पतला छोटा कुआं है। कुआं तो बड़ा होता है, कुएं तो कई लोग मिलकर खोदते हैं, कुएं तो फावड़े से खो जाता है, फावड़े से, गेंती जो होती है ना, गेंती से बोलते हैं, बारीक जो जिसका फाल होता है, उससे खोद के कुआं बना जाता है। लेकिन कुई में संभव नहीं है, कुछ तो क्या नाम से बसोरी से ही खोदी जाती है। कुई यानी बहुत ही छोटा कुआं, कुआं है पुल्लिंग, दो चीज होगा, कुआं और कुई, तो कुआं पुल्लिंग और कुई क्या नाम से स्त्रीलिंग, अर्थात कहीं कुई छोटी होती है ना, कुई स्त्रीलिंग। ये छोटी भी केवल व्यास में है, हाँ छोटी है तो किसमें? व्यास में, ज्यादा गहरा नहीं है इसका, ज्यादा गहरा इसकी नहीं है, तो क्या नाम से जो व्यास है इसका, जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, सीमित है, छोटा है, इसलिए इसको कुएं कहा जाता है। और कुएं का जो व्यास है, कुएं का क्षेत्रफल बड़ा होता है। कुआं तो आप देख रखे हैं, कुएं हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नहीं होती है, कुएं ज्यादातर चूरू, बाड़मेर और उधर क्या नाम से बीकानेर साइड में होती है, क्योंकि उधर पानी की बड़ी कमी थी, इधर पानी की कमी नहीं थी, तो कुएं हैं बड़े, नदियां बहती है बढ़िया अच्छी अच्छी, उधर क्या नाम से ठंडे पानी की और सुरक्षित जो अच्छा साफ पानी की कमी थी, इसलिए वो कुएं खोदा करते। यह छोटी भी केवल व्यास नहीं है, अर्थात छोटी है, लंबाई भी बराबर है, लेकिन छोटी जो है, इसका जो आसपास का जो गहरा है वो छोटा है, व्यास जो है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है, अर्थात जो गहराई है, लंबाई है, वो तो कुएं के बराबर है, कुएं से भी बल्कि ज्यादा है, हो सकती है,
और कम भी हो सकती है। जैसे कुआं गहरा होता है उसी प्रकार से कुएं गहरी है, लेकिन दोनों का व्यास में अंतर है। कुआं चौड़ा हो गया और कुएं क्या नाम से छोटी हो गई, है ना। यह है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है, अर्थात कहीं ज्यादा पहुंच गया पानी, एक खुदाई होती, कहीं कम हो गई, है ना। इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर चलता है काम। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। किस अर्थ में? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, अर्थात कुआं खोदते हैं तो क्या नाम से उससे पानी निकलता है और पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, आता रहता है, पानी नीचे से पानी आता रहता है, आसपास की जो क्या नाम से वो सुरंगें आती पानी की, उनसे कुआं भरता रहता है, उसके लिए खोदा जाता है, भूजल को पाने के लिए बनता है। पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है, अर्थात दोनों में अंतर है। नीचे कुआं तो क्या नाम से भूजल का जो पानी आता है उसको पीते हैं, कैसा भी पानी आए हुआ है ना, भरा रहता पानी, उसको पीते हैं या काम में लेते हैं। लेकिन कुएं में ऐसा नहीं है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। हाँ, कुएं का काम है जो पानी बरसता है ऊपर से, बारिश का जो पानी आता है उसको समेट रखती है, वो उसको अंदर सुरक्षित रखती है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से जुड़ता है, समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी बारिश नहीं हो, तब भी वहां पानी सुरक्षित रहता है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, अर्थात न तो अंदर से जो पानी आता है वो है, आसपास सुरंगों के द्वारा पानी आता है वो भी नहीं है उसके अंदर है। न भूजल है, न अंदर का पानी है, भूजल का पानी होता है नहीं है, तो ढूंढा कुआ है, कुछ काम का काम कुआ नहीं है। लेकिन जब कुआ खोदेंगे पानी आ जाता है, कहीं कैसे तो निकलता है ये पानी। यह तो नेति नेति जैसा पेचीदा मामला है, अर्थात धीरे धीरे चलने वाला ये काम है इसका। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई यथा है। मरुभूमि होती है मरुस्थल, अर्थात मारवाड़ क्षेत्र जो है, यहाँ पर क्या नाम से मरु है, रेती रेती है, रेगिस्तान रेगिस्तान है, अर्थात वहां पर विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उस भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, अर्थात रेत है, पानी कितना ही गिरो और गिरता है तो क्या नाम से रेत उसको अपने अंदर ले लेती है, समय आता है सारा पानी बारिश का जो आता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय हाँ 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। जो मरुभूमि है या रेत है, रेत जमी होती है, उसके नीचे खड़िया पट्टी में काला पत्थर होता है, वो लंबा चलता फैला रहता है, उसके ऊपर ये जमी होती है ना, चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत की नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। हाँ, ऊपर तो रेत ही रहते हैं। आप पाकिस्तान में गए, कभी जैसलमेर गए, कभी बाड़मेर गए, उधर गए तो आपने देखा होगा कि वहां रेत के धोरे, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है। रेत किस पर है? रेत है खड़िया मिट्टी के ऊपर, खड़िया मिट्टी के ऊपर वो जमी हुई रेती है सारी, ठीक है। ऐसे हाँ काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के ऊपर नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखाई नहीं देता, ऊपर से हम उसको देख नहीं सकते, खड़िया पट्टे को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर रेत जमी हुई है, काफी रेत भरी। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। अर्थात जब पता कब चलता है? जब बड़े कुएं खोदते हैं और खोदते हैं, जब क्या नाम से रेत हटाते हैं, रेत हटाने के बाद पत्थर आता है खड़िया पट्टी, तो पता लगता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पड़ने के लिए आता है, बड़े कुएं खो जाते हैं, खोदते रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लंबा खोदो, जितना भी गहरा खोदो, खोदते रहो ना, और पानी आ जाता है 50-60-100-150 हाथ पे पानी निकल जाता है। पर वह प्राय खारा होता है, अर्थात पानी पीने लायक नहीं होता है। वो पानी जो है बिल्कुल खारे रंग का, खारा उसका स्वाद होता है, उसको लोग पी नहीं सकते, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। अर्थात पीने के काम में और काम में ले लो, उस पानी को दूसरे काम में ले लो, लेकिन पीने में वो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट नहीं है, खारा। तो आप जानते हो कैसा स्वाद होता है उसका, तो इसलिए उसको अलग काम में लेकर के ले सकते हैं, पीने काम में नहीं। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है, जब पानी की पीने की जरूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है लोगों को, पानी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, पानी पीने के लायक होना जरूरी है, और खारा पानी पीने में कई तरह की बीमारियां हो जाती है, आपको पता है उधर है। लेकिन कुई क्या नाम से पीने के जो
पानी है सुरक्षित रखने के लिए अच्छी है, इसलिए कुएं वहां पर लोग हर घर में कुएं खोदते हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम करता है। ऐसा लोग काम करते आ रहे हैं, उनके बुजुर्ग बुजुर्ग के पास जो चलती आ रही पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी के आराम से कुएं का काम होता आ रहा है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। अर्थात वहां देखते हैं कि ज्यादा बैठा नहीं, पानी थोड़ा बह रहा है, पानी रेत ने समेटा नहीं है, तो आप अंदाज लगा लो कि वहां पर क्या नाम से पट्टी चलनी चाहिए, अर्थात पट्टी है आगे, क्योंकि पट्टी के आगे पानी जाएगा नहीं और रुकेगा पानी, और ऊपर जाएगा तो ऊपर बहेगा पानी, बहेगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर पट्टी है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है, अर्थात जो पानी आता है बरसात का वो अंदर तक जाने में रोकती है। एक तरह से तय हो गई हो, एक तरह से वहां पर वो उसने बीच में आ गई हो, इसलिए पानी नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऊपर पानी मिट्टी में रेत में मिल जाएगा और सूख जाएगा। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैला रहता है, अर्थात जो ऊपर रेत में फैलता पानी तो काफी नमी रहेगी उसमें, काफी टाइम तक वो नमी बनाए रखता है ऐसा पानी, क्योंकि नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो रेत के अंदर रहेगा, रेत के अंदर में रहेगा तो रेत गीली रहेगी, तो इसलिए वो काफी समय तक वहां रहेगा पानी। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उड़ जाती है। जब गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो क्या नाम से वो जो भाप बन करके वो पानी सूख जाती है, रेत सूख जाती है, पानी ऊपर चला उड़ जाता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। क्या काम करती है बताएंगे आगे, है ना। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, आप जानते हैं बारीक रेत होती है वहां की, बहुत बारीक, बड़ी मोटी रेत नहीं होती है। रेगिस्तान की मरुभूमि की जो रेती है वो बहुत ही बारीक होती है, उसके कण जो है वो बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे चिपकते नहीं है, अर्थात जो बाहर की दूसरी जो मिट्टी देखते हैं वो तो एक दूसरे पानी गिरता चिपक जाते हैं, लेकिन वो बहुत बारीक होने के कारण चिपकते नहीं है। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है, अर्थात जहां पर जुड़ा होता है वहां अलगाव भी होता है, प्रकृति का नियम है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं, अर्थात जहां पर आपस में मिट्टी के कण चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, निश्चित रूप से छोड़ेंगे, है ना। और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है, अर्थात वहां की जगह छूट जाती है, तो वहां जगह खाली रह जाती है वहां पर। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात के अंदर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं आदि में वर्षा बंद होने के कारण धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं, अर्थात जब धूप निकलती है तो मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, गांठे हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि हमारे खेतों में दरारें पड़ती, क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो मिट्टी आपस में चिपक जाती है, उनके कण जो चिपक जाते हैं वो है। लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी वहां इतने चिपकती नहीं। धरती की संचित नमी इन दरारों में पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, अर्थात जो पानी है वो क्या नाम से उसको सोख लेता है और वो क्या नाम उड़ जाता है भाप बन करके, और मिट्टी रह जाती है, चिपकी रहती है, कहीं क्या नाम से गड्ढे बन जाते हैं, कहीं दरारें पड़ जाती है, ये होता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है, अर्थात रेगिस्तान के अंदर वहां जो है वो बिखरे रहने में क्या नाम से संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, अर्थात बड़े दाने दाने से फैले रहते हैं, दाने दाने से बिखरे रहते हैं, चिपकते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। और चिपकेंगे नहीं तो फैलेंगे वो, तो उनका भी अपना एक आनंद है। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, अर्थात आपस में एक दूसरे के कोई वो नहीं, लगाव नहीं, जोड़ नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। अलगाव होगा कैसे, लगाव ही नहीं होता, अलगाव कैसे होगा, है ना। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, जब पानी गिरेगा तो पानी की क्या नाम से वाष्प उससे नमी से वो वहां का जो रहती है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो जहाँ के वहीं रहते हैं, पैसा नहीं छोड़ते हैं कभी भी, है ना। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। कभी देखा होगा आपने, कभी गए होंगे, मैं उधर देखा है, तो कभी भी मरुस्थल के अंदर, कभी भी रेगिस्तान के अंदर दरारें नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दरार जहाँ पड़ती है जहाँ मिट्टी चिपकती हो, जगह बना लेती हो, ऐसा वहां पर नहीं होता, वहां पर बिल्कुल गीली हो जाएगी, फिर वहां सूख जाएगी तो भी
रेती वैसी रहती है वहां पर। भीतर समाया, वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है, अर्थात जो जल है वो अंदर रहेगा, है ना। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, अर्थात जो वहां पर जो नीचे कालिया पट्टी है जिसको रहती है वो भी इसकी रखवाली करती है, वो उसको वैसे बनाए रखती है। तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। हाँ, जो कण है वो वैसे रहते हैं। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर, इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी बदल जाती है, अर्थात जैसे बूंद जाती है, पानी जाती है तो नमी आ जाती है उसके अंदर। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, बूंदे बूंदे रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा पैठा पानी रहता है, अर्थात जो बूंदे होती है वो नीचे रिसती जाती है, कुएं के द्वारा कुएं खुद जाती है और वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जो इकट्ठा हुआ पानी है वो जल भूजल तो है नहीं, वो तो वर्षा का पानी, ऊपर का पानी है, वो इकट्ठा होगा तो इकट्ठा होने के बाद मीठा रहता पानी और पीने काम आता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, अर्थात सागर खारा है वहां पर, नीचे जो खारा पानी सारा, लेकिन उसके अंदर वो पानी मीठा जो होता है वो उनके पीने काम आता है, अच्छा पानी रहता है। इस अमृत को पीने पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अर्थात वहां के जो लोग हैं उन्होंने बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया, बहुत विमर्श किया है, कैसे पानी बनाया जाए, कैसे पानी सुरक्षित रखा जाए, कैसे पानी को इकट्ठा किया जाए है? अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है, अर्थात पूरी थ्योरी है, पूरा शास्त्र वहां पर उन्होंने तैयार हो गया कि कुएं कैसे बनती है, हर घर में कुएं है? और कुएं का निर्माण कैसे होता है, कुएं में पानी कैसे सुरक्षित रखा जाता है, कुएं में पानी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, ये सारा दिन उन्होंने किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूप में बांटा है, अर्थात 3 प्रकार का जो पानी है वो वहां पर हो गया। किस तरह का पानी होगा? 3 तरह का पानी है, पालर पानी, झालर पानी, रेजानी पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। कौन सा? पाताल यानी पालर पानी, दूसरा पाताल पानी और तीसरा रेजानी पानी। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी, 3 तरह का पानी होता है हमारे इसके अंदर, सृष्टि के अंदर। तो पहला रूप है पालर पानी का, पहला जो है उसको कहेंगे पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, जो ऊपर से बरसात से आती है और वो बरसात से जो बहता है पानी, तालाब बढ़ जाते हैं, कुएं बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पालर पानी। ये धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जा सकता है, जैसे हम तालाब बना लेते हैं कहीं भी, तालाब के नाम से रोक लेते हैं तो वो पानी के नाम से हमारे 3-4 महीने चल जाता है आराम से, है ना? तो उसको बोलेंगे पालर पानी। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, यहाँ आदि शब्द बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। अर्थात कई जगह जो पानी है आता है वहां से उसको रोकते हैं, बरसाती पानी को नदियों में रोकते हैं, बांध बना के रखते हैं, डैम बना के रखते हैं, तो ऊपर का पानी है उसको रोका रखता है। पानी का जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं पाताल पानी कहलाता है, पाताल पानी दूसरा रूप है पाताल पानी का। यह वही भूजल है जो कुओं में निकलता है, अर्थात कुएं खोदते हैं हम और कुएं खोदने के बाद पानी निकलता है, नीचे से आता पानी, वो पाताल पानी होता है। जनरली कुएं के अंदर पाया जाता है पानी, है ना, कुएं खो जाते हैं पानी के लिए तो कुओं के अंदर से लिया जाता है। पालर पानी पाताल पानी के बीच का तीसरा जो रूप है, तीसरा तरह का पानी है वो है रेजानी पानी। क्या है? रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा, धरती से थोड़ा नीचे गया, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया पानी, रेजानी, अर्थात अंदर नहीं वो मिल पाता है, वो बीच में अटका रहता है पानी, ऐसे पानी को रेजानी पानी कहते हैं। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजा, कितना रेजा पानी गिरा इस बार है, इस तरह। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समय वर्षा को नापता है, अर्थात कितनी पर वहां पानी हुई, कितने सेंटीमीटर बोलते हैं मरेगा, कितना सेंटीमीटर बारिश हुई वहां पर, तो इस तरह से वो देखने में काम आती है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहते हैं, अर्थात जिसे नापेंगे उसको 5 उंगल तक पानी अंदर गया
तो 5 अंगुल रेजो, जैसे आपने वो सेंटीमीटर बोलते हैं, कितना सेंटीमीटर पानी बारिश हुई, लेकिन वो बोलते हैं रेजा, रेजो, अर्थात 5 अंगुल रेजो पानी गिरा है ना। ठीक है भाई, टाइम हो गया है ना, कल हम इसको पढ़ेंगे है ना, कल पूरा कर देंगे पाठ को, कल बड़ा लंबा, कल परसों पूरा जगह है ना, कल भी इस किताब को पढ़ेंगे है ना, वितान को पढ़ेंगे, कल पीरियड है। हाँ, तो कल जितना हो सकता है उतना इसको पूरा कर लेंगे है ना।